हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट इन्फो में। आज है 29 जून और 29 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैनल करंट इन्फो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने के लिए केंद्र सरकार ने किस रेगुलेटरी संस्थान की स्थापना का फैसला लिया है? तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि इनस्पेस। इनस्पेस संस्थान की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार ने सोचा है। अच्छा, इनस्पेस इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका फुल फॉर्म हो गया इनस्पेस का। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो स्पेस सेंटर में, स्पेस सेंटर के क्षेत्र में जो भी सुधार स्वरूप जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए, या तो आप इसे कह सकते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या जो रेगुलेटरी संस्थान की स्थापना की है सरकार ने इस उद्देश्य से किया है। अच्छा, इसमें होगा तो निजी क्षेत्र में जो कंपनियां सैटेलाइट बनाती थी तथा रॉकेट बनाती थी, वो पहले तो बनाती थी लेकिन अब वो ज़्यादा संख्या में इसका निर्माण करेगी और इस उद्देश्य से इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को रेगुलेटरी संस्थान की स्थापना करने का फैसला लिया है, जिसका नाम होगा इनस्पेस। अच्छा, इससे और एक फ़ायदा होगा, जो इसरो है, इसरो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और इससे भारत की आर्थिक स्थिति भी सुधरने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो इसके डबल फ़ायदा हो गया। एक तो इसरो की स्थिति काफ़ी सुधरेगी और ये स्वदेशी होगा, और भारत की स्थिति जो होगा वो काफ़ी सुधरने का काफ़ी चांस है। जब कंपनियां रॉकेट बनाएगी, मिसाइल बनाएगी और भारत में काफ़ी सस्ता में ये तैयार हो जाता है, तो ये जब दूसरे देशों को ये बेचेगी तो इससे भारत की रुपयों में बढ़त होगा और जिससे भारत की आर्थिक स्थिति सुधरने की काफ़ी ज़्यादा चांस है। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है के शिवान और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का घंटा होगा, उसे भी प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके मोबाइल तक पहुँच जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। अच्छा, अगर इस वीडियो की आपको PDF फाइल चाहिए तो हमारे लिंक की, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप आज का PDF फाइल को भी लोड कर सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में MSME दिवस कब मनाया गया? तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 27 जून। 27 जून को हाल ही में MSME दिवस मनाया गया। MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में जितने भी छोटे व्यवसाय हैं, भारत में बड़े व्यवसाय भी हैं और छोटे व्यवसाय भी हैं। हालांकि हमारे देश में छोटे व्यवसाय की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अनुमानित 70% छोटे व्यवसाय हैं और 70% संख्या बहुत बड़ा संख्या होता है किसी भी देश का। तो जब 70% व्यवसाय छोटे हैं तो GDP जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है इन्हीं व्यवसाय में। तो इनकी उन्नति और इनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में MSME मनाया गया। अच्छा, इससे होगा क्या? तो इसके माध्यम से जो काफ़ी ज़रूरत का सामान है उसको सरकार बढ़ावा देगी, जिससे छोटे व्यवसायियों को काफ़ी फ़ायदा होगा और उनको फ़ायदा होगा तो हमारा GDP भी आगे जाएगा। तो इस उद्देश्य से हाल ही में MSME दिवस मनाया गया। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने लद्दाख में चीनी के तनाव के बीच कौन सा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है? तो हमारे पास ऑप्शन धरती, पाताल, अग्नि और आकाश। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4, आकाश। अभी हाल ही में आकाश को भारत ने पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया है। ये पूर्णतः स्वदेशी है। अच्छा, इसका कारण क्या है कि हाल ही में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार काफ़ी हलचल है और चीनी सेना ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिसाइल
और तोप को तैनात करके रखा है। तो उससे मद्देनज़र रखते हुए भारतीय सेना ने भी मिसाइल और काफ़ी लॉन्चर LAC के इस पार पूर्वी लद्दाख में तैनात कर चुका है। और इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले तो हम आकाश के बारे में आपको बता देते हैं। आकाश जो है ये पूर्णतः भारत निर्मित मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 18,000 मीटर ऊंचा तक और 30 किलोमीटर ऊंचाई तक, सॉरी 30,000 नहीं, 30 किलोमीटर ऊंचाई तक और 30 किलोमीटर दूरी तक और 18,000 मीटर तक इसकी मारक क्षमता है। मतलब अगर 30 किलोमीटर तक की कोई दूरी में अगर कोई विमान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार से अगर आता है और हमारे सैनिकों को पता चल जाता है कि वो आ रहा है, तो 30 किलोमीटर की दूरी तक उसे निशाना लगा सकता है हमारा आकाश मिसाइल, और 18,000 मीटर तक। तो आपको ये भी बात याद रखना है। अच्छा, 15 जून व 16 जून, इसका मुख्य कारण क्या है तनाव का? जो 15 जून के रात और 16 जून की सुबह एक खूनी झड़प हुई थी जिसमें हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हो चुके थे। उस दिन से यह विवाद गहराता चला गया है और स्थिति ऐसी आ बनी है कि भारत और चीन के बीच कभी भी युद्ध हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अच्छा, जो ये आकाश है यह 2009 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था और इसे DRDO के द्वारा निर्मित किया गया। तो आपको इतनी सारी बातों को याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शन है यस बैंक, HDFC बैंक, SBI और बॉब। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला नंबर यस बैंक। यस बैंक ने हाल ही में युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अच्छा, ये है क्या? तो जैसे आप गूगल पे चलाते हैं, जैसे आप योनो चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं और बहुत सारी ऐसी ऐप है जिसके माध्यम से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं। तो यस बैंक ने भी युवा पे नामक डिजिटल ऐप मोबाइल वॉलेट ऐप लॉन्च किया है और इसमें भी वो सारी फैसिलिटी होगी जिसमें गूगल पे, पेटीएम वगैरह में जो रहता है। तो इसके किसने लॉन्च किया? यस बैंक। अच्छा, यस बैंक की बात है तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुआ था और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके CEO है प्रशांत कुमार। तो आपको इतनी सारी बातों को याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 1971 के युद्ध के नायक लीडर परवेज जैम्सजी का निधन हो गया, उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो हमारे पास ऑप्शन है भारत रत्न, वीर चक्र, महावीर, परम वीर चक्र और नोबेल पुरस्कार। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो मिला था इसे वीर चक्र। अच्छा, जो नायक लीडर परवेज जाम्सजी हैं, इन्हें ये भारतीय सेना में, भारतीय वायुसेना में 1965 में को ज्वाइन किए थे और 1985 में इन्होंने रिटायर ले लिया था। अच्छा, जो 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें ये हेलीकॉप्टर के पायलट के तौर पर अपॉइंट थे और इन्होंने पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर काफ़ी तबाही मचा था और जब ये लड़ रहे थे तभी इन्हें मोटार भी लगा था, गोली भी लगी थी और उसके बावजूद इन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाया और पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो इसी के चलते इन्हें वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका हाल ही में 25 जून को निधन हो गया। इनका उम्र 77 साल था। इनका उम्र 77 साल की उम्र में इन्होंने अपने प्राण को छोड़ दिया। अच्छा, बात है ये पुरस्कार की, तो जो सेना के क्षेत्र में जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है परमवीर चक्र, दूसरा होता है महावीर चक्र और तीसरा होता है वीर चक्र, जिसे इन महोदय को दिया गया है। वीर चक्र सैनिक और सैनिक अधिकारियों को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। हर सैनिक का सपना होता है कि इन तीनों में से एक पुरस्कार उन्हें जरूर मिले। तो आप इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हाल ही में क्लिनिकल प्रोटोकॉल में इनमें से किस दवा को शामिल किया है? हमारे पास ऑप्शन है डेक्सामेथासोन, आर्सेनिक 30, आर्सेनिकम,
चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए, डेक्सामेथासोन। अच्छा, ये दवा क्या है? तो ये दवा पहले भी यूज किया जाता था, लेकिन अभी कोरोना के लिए इसे फिक्स कर दिया गया कि आप इसे कोरोना में यूज कर सकते हैं। ये दवा असल में सूजन को कम करता है। आपका शरीर में कोई भी अगर सूज गया है तो उसे ये डेक्सामेथासोन काफ़ी हद तक कम करता है। कोरोना में होता क्या है, आपका फेफड़ा सूज जाएगा, आपका गला सूज जाएगा, तो आपको सांस लेने में काफ़ी परेशानी होगी। तो इस दवा का सेवन करने से वो जो सूजन होता है वो काफ़ी कम होता है, और लगभग 1/3 पेशेंट अभी तक, अगर 10 पेशेंट है तो उसमें से 3 पेशेंट को डेक्सामेथासोन की मदद से बचा लिया गया। तो ये काफ़ी दवा हेल्पफुल दवा है, इसलिए अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के लिए ये दवा और डेक्सामेथासोन अप्लाई करने के लिए मोहर लगा दी है। तो आप इसे याद रखेंगे। ऐसे अभी कोरोना का काफ़ी है, तो ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क लगाएं, बाहर से आएँ तो ज़रूर अपने हाथों को धोएं अच्छे साबुन से या सैनिटाइजर से। तो आप इसका एक्शन क्या आंसर हो जाएगा, डेक्सामेथासोन। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। स्विस बैंकों में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? सभी को जानते हैं कि स्विस बैंक में पैसा जमा किया जाता है और वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि कौन आदमी कितना पैसा जमा किया है। तो अभी काला धन के बारे में जब चर्चा हो रहा था तो भारत में काफ़ी हंगामा हुआ था कि स्विस बैंक में जितना भी आदमी भारत के लोग पैसा जमा किए उसका सारा लिस्ट निकाला जाएगा। तो तभी काफ़ी बवाल मचा था और सुनने में आया था कि बहुत सारे इंडियन वहाँ से पैसा को रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, तो बात आया यहाँ पे स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत किस स्थान पर? तो भारत का स्थान है 77वां। भारत जो वहाँ पर बैंक है, भारत 77वां नंबर पर है और वहाँ पर भारतीय अपना पैसा इन्वेस्ट किए। अच्छा, तो वहाँ पर जितना टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट का कितना % पैसा भारतीय के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, मतलब वहाँ पर बैंक में जमा किया गया, तो 0.06%। यानी कि अगर इसको अमाउंट के तौर पर अगर गिना जाए तो 6,625 करोड़ रुपया भारतीयों के द्वारा उस बैंक में डिपॉजिट किया गया है। अच्छा, भारत है 77वां नंबर में, तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पर ब्रिटेन है और टोटल अमाउंट का 27% धन ब्रिटेन के नागरिक द्वारा स्विस बैंक में जमा किया गया है। स्विस बैंक कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओनली वन या ए एंड बी बोथ। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ए एंड बी बोथ। फीफा महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश करेगा। ऐसा कारण है कि इस बार 32 टीम इसमें भाग ले रही है, जो काफ़ी बड़ा संख्या है। तो इसी को लेकर दोनों देशों को बांट दिया गया है कि आप दोनों मिलकर इस 2022 के महिला विश्व कप का आपको मेजबानी करना है। अच्छा, महिला विश्व कप जो ऑर्गेनाइज कराता है वो कौन कराता है? फीफा। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। स्विस बैंक का भी स्विट्जरलैंड में था और फीफा का भी स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना है। और इसके अभी वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी बातों को ध्यान में रखनी है। विजडन इंडिया के ऑनलाइन पोल में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है? ऑप्शन हमारे पास सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, अभिवेश लक्ष्मण। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को हाल ही में विजडन इंडिया के ऑनलाइन पोल ने भारत के सबसे बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है। अच्छा, राहुल द्रविड़ को द वाल के नाम से भी जाना जाता था। कोई भी बॉलर कितना भी फास्ट बॉल करे, कितना भी स्विंग करे, वो उन्हें ऐसे रोकते थे जैसे एक मंझा हुआ बल्लेबाज कोई मामूली गेंदबाज की बॉल को रोक देता है। तो इस कारण से इसे द वाल के नाम से भी जाना जाता था। किसे? राहुल द्रविड़ को। ये बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित भारतीय खिलाड़ी थे और कब का इन्होंने संन्यास ले लिया है सारे क्रिकेट से, इंटरनेशनल ओडीआई, इंटरनेशनल टेस्ट। तो आप इसे याद रखेंगे। सचिन तेंदुलकर इतने महान बल्लेबाज होते हुए भी इन्हें बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज नहीं चुना गया। तो आप समझ सकते हैं राहुल द्रविड़ के टेस्ट में क्या अहमियत रही होगी।
हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम के टॉप 10 छात्रों के बारे में सरकार ने क्या घोषणा किया है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सड़क का नामकरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 10वीं और 12वीं के जो बच्चे टॉप करेंगे उनके नाम पर सड़क का नामकरण किया जाएगा। तो एक काफ़ी प्रोत्साहन वाला काम है। तो ये सोचकर बच्चे जमकर पढ़ेंगे और उसके घर के अगल बगल जो सड़क का निर्माण होगा उन्हीं के नाम पर ये रखा जाएगा। जब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो लखनऊ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती। उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो आपको जब भी कोई राज्य वाला क्वेश्चन टच करे तो उस राज्य की आपको राजधानी, वहाँ के सीएम, वहाँ के राज्यपाल आपको याद होने चाहिए। अगर आप वहाँ की लोकसभा सीटें, राज्यसभा का सीटें, राज्य के पशु, राज्य के पक्षी भी याद आता है तो ये और बेटर है। तो आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो ये वीडियो को जरूर शेयर करें और मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।